हेलो, आप सभी का फॉर यू क्लास में स्वागत है, जहाँ हम पढ़ते हैं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री और मैथ। केमिस्ट्री का लेक्चर 10 है आज। पिछली बार हमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था कि क्वथनांक में उन्नयन यानी वृद्धि होती क्यों है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, एक बार बता देता हूँ कि क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है। क्वथनांक में उन्नयन हमने पढ़ा था कि क्वथनांक में वृद्धि होती क्यों है। जब हम किसी भी विलायक में, कोई भी शुद्ध विलायक है उसके अंदर, जब हम, जैसे विलायक है इसके अंदर यो, ठीक है, और जब हम इसके अंदर विलय मिला देते हैं, जब हमने इसके अंदर विलय मिलाया है तो इसका जो है क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। वो बढ़ता क्यों है? क्योंकि जैसे मान लो अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विलायक है तो विलायक जो होगा इसके अंदर उसका कुछ ना कुछ क्वथनांक होगा। जैसे H2O का क्वथनांक कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन जब हमने इसके अंदर विलय मिलाया था, या जब हम इसके अंदर विलय मिलाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो कणों की संख्या वो बढ़ेगी। जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जो हम गर्म करेंगे ऐसा, यानी इसका क्वथनांक गर्म ही तो करना पड़ेगा ना इसे क्वथनांक के अंदर। तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो हमें सभी कणों को क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा या ऊर्जा, जिससे हमें ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। ज़्यादा ताप देना पड़ेगा तो इसका मतलब जो हमारा विलयन बनेगा उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। योजक क्वथनांक बढ़ेगा विलयन का क्वथनांक विलायक की तुलना में, योजक क्वथनांक में वृद्धि होगी, इसे कहा था क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इस क्वथनांक में उन्नयन की हमने गणना करी थी कि वान ठाफ के अनुसार करी थी हमने। वान ठाफ ने कहा था कि क्वथनांक में जो होने वाला उन्नयन है यानी डेल्टा टी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर समानुपाती होता है मोललता के। ठीक है, ये समानुपाती किसका होता है, मोललता के। और हमने इसका करा था कि डेल्टा टी बराबर, इसको हटा के कॉन्स्टेंट लाए थे कि हमने क्वथनांक के लिए पढ़ा था, तो क्वथनांक के लिए हमने इसका नाम दिया था Kb, इंटू मोललता को हमने दिखाया था W/m इंटू कैपिटल W किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा फार्मूला निकल कर आया था क्वथनांक में उन्नयन के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था मोलल उन्नयन स्थिरांक, उसकी परिभाषा पढ़ी थी, यानी Kb की परिभाषा। इसका नाम दिया था हमने मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb, हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी। इसकी परिभाषा कैसे पढ़ी थी कि डेल्टा टी बराबर Kb ऐसे रख दो और इंटू W/m क्या होता है, N अपॉन कैपिटल W किलोग्राम। ठीक है, अगर N बराबर 1 मोल हो, N को दिखाते हैं मोल से, और अगर कैपिटल W किलोग्राम, कैपिटल W का मतलब क्या था, विलायक का भार। अगर विलायक का भार कितना हो, 1 किलोग्राम, तो डेल्टा टी किसके बराबर होगा, Kb के। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी डेफिनेशन बनाई थी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है वो किसके बराबर है, क्वथनांक में उन्नयन के। कब है, अगर अवाष्पशील विलय का 1 मोल विलायक के 1 किलोग्राम भार में मिला दें। तो किसी भी विलायक के 1 किलोग्राम भार में अगर अवाष्पशील विलय के 1 मोल मिला देते हैं तो क्वथनांक में जितनी भी हमारी वृद्धि होगी या उन्नयन होगा उसको हमने नाम दिया था मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हिमांक में अवनमन क्या होता है। हिमांक में अवनमन यानी कमी। ठीक है, अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे, पहला पढ़ा था हमने क्वथनांक में उन्नयन, आज है हमारा हिमांक में अवनमन। चलो देखते हैं हिमांक में अवनमन है क्या। देखो, जब हम कोई भी विलायक लेंगे, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी विलायक है जैसे H2O, तो उसका हिमांक कितना होता है। हिमांक का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितने टेम्परेचर पर आने के बाद जमना शुरू हो रही है। ठीक है, तो कोई किसी भी टेम्परेचर के आने के बाद अगर उसका दाब ठोस अवस्था के दाब के समान होता दिखाई दे रहा है तो उसे कह देते हैं हिमांक। ठीक है, यानी एक तरीके से ध्यान रखो, कोई भी अगर लिक्विड है हमारे पास, द्रव है, तो वो कितने पर आके जमना या फिर ठोस अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, बदलना शुरू हो रहा है, उसे कहते हैं हिमांक। ठीक है, जैसे H2O यानी पानी का जो हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जो है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना शुरू होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। विलायक, हमने इसके अंदर H2O ले रखा, विलायक H2O। ठीक है, उसका जो हिमांक है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे ही जब हम इसके अंदर विलय मिलाते हैं, कुछ भी हमने इसके अंदर विलय मिलाया, विलय जैसे NaCl, ठीक है, तो जैसे हमने इसके अंदर विलय मिलाया, ये जो कण है विलय के इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इसके अंदर विलय के कण आ गए। अब तो अब हमें इसको, अगर हमें इसे ठंडा करना, तो ठंडा करने के लिए हमें इससे ऊष्मा लेनी पड़ेगी। पहले तो हमने इसे गर्म करने के लिए ऊष्मा दी थी, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इससे ऊष्मा लेनी पड़ेगी, यानी ऊष्मा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो अब जो है, अब हमें इसे ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसे थोड़ा सा मतलब इसे फ्रीज करना पड़ रहा था।
अब फ्रीज करने पे हमें कितने पे मिल रहा था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अब हमें फ्रीज करने के लिए इन कणों को भी तो फ्रीज करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी अब जो हमें इन कणों को जमाना पड़ेगा, ये जो किसके कण आए, विलय के कण, तो अब हमें इनको भी जमाने के लिए और तापमान नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। 125 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है कमरे का, और हमें जो है पानी को जमाना है या फिर इसका हिमांक करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड घटाते घटाते 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लाना पड़ेगा, तब जाके पानी जमना शुरू होगा। लेकिन जब हमने इसके अंदर विलय यानी NaCl मिलाया, अब इसके अंदर और कण आ गए, ठीक है। तो अब हमें अगर इसे जमाना, तो इसका मतलब हमें इन कणों को भी तो क्या जमाना पड़ेगा, तो अब का तापमान और नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी विलायक जब इसके अंदर सिर्फ H2 था, H2O यानी विलायक था, तब तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमना शुरू हो रहा था। लेकिन जब हमने इसके अंदर विलय मिला देंगे, अब ये और तापमान नीचे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें इनको भी जमाना पड़ेगा। तो अब हमें और तापमान नीचे ले जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमें -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाना पड़ेगा, या उससे भी कम। तो ये जो हिमांक था पहले हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब के और भी कम हो गया, अब के -1 पे पहुंच गया। तो यानी इसका हिमांक, जो विलयन का हिमांक है, वो विलायक की तुलना में कम हो गया, ठीक है। तो यानी विलयन के हिमांक में जो कमी होगी यानी अवनमन होगा, इसी को हम कहेंगे हिमांक में अवनमन, ठीक है। इसे लिखेंगे कैसे कि अगर कोई भी शुद्ध विलायक है हमारे पास, उसके अंदर हम क्या मिला रहे, अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील होना चाहिए, जो अवाष्प जिसके अंदर वाष्प ना बनती है, क्योंकि अगर हम वाष्पशील विलय लेंगे तो वो जैसे इसके अंदर मिलेगा वो तो वाष्प अवस्था में बाहर निकल जाएगा। तो अवाष्पशील लेना जो इसके अंदर घुल जाता हो। तो जब हम इसके अंदर अवाष्पशील विलय लेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो है विलय के कण और आके घुलेंगे, तो क्या बना लेंगे वे विलयन। तो जो विलायक का हिमांक था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अब वो है थोड़ा सा और कम हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है जो कण बढ़ गया इसके अंदर, अब उन्हें भी और जमाने के लिए और तापमान कम पे ले जाना पड़ेगा। तो ये जो कमी हो रही, इसे कह देंगे हम हिमांक में अवनमन, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, इसे ध्यान रखियो। देखो किसी शुद्ध विलायक, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, जो हम क्या मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलय, जैसे क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था, बिल्कुल ऐसा ही है, अवाष्पशील होना चाहिए विलय। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है, जो भी विलयन बनेगा, जो विलयन प्राप्त होता है उसका, जो विलयन प्राप्त होता है उसका हिमांक विलायक की तुलना में कम रहता है। विलायक की तुलना में क्या रहेगा, कम। तो विलायक की तुलना में कम रहता है। यो जो विलयन के हिमांक में कमी हो रही, यानी विलयन के हिमांक में होने वाली इस कमी को, कमी या अवनमन को, अवनमन का नाम क्या दिया, कमी, होने वाली कमी या अवनमन को क्या कह रहे हैं हम, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो क्या, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, तो कोई भी विलायक है हमारे पास, उसमें विलय मिलाने पर जो विलयन बनेगा, जो विलयन प्राप्त होगा, उसका हिमांक विलायक की तुलना में क्या रहेगा, कम। तो विलयन के हिमांक में होने वाली कमी को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। विलयन के क्वथनांक में होने वाली इस कमी को, यहाँ आएगा इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है। ये होगा हिमांक में अवनमन, ठीक है। अब इसको स्पष्टीकरण कैसे करेंगे, इतना नोट करो, इसका स्पष्टीकरण बताते हैं अभी। देखो स्पष्टीकरण पढ़ो इसका। किसी शुद्ध विलायक की निश्चित मात्रा का क्षेत्रफल तथा हिमांक दोनों नियत रहते हैं। कोई भी हमारे पास शुद्ध विलायक होगा तो उसकी निश्चित मात्रा जितनी भी हमने ली होगी उसका क्षेत्रफल भी नियत होगा, और हमारा हिमांक भी उसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट मतलब नियत ही रहेगा, ठीक है। लेकिन परंतु इसमें अवाष्पशील विलय मिलाने पर, जब हमने उसके अंदर क्या मिलाया, अवाष्पशील विलय, ठीक है,
इसके अंदर हमारे पास कुछ भी विलायक है, इसका निश्चित क्षेत्रफल है और निश्चित इसका क्या है, हिमांक। परंतु इसमें अवाष्पशील विलय मिलाने पर जब हमने इसके अंदर क्या मिलाया, कुछ भी विलय, तो जो विलयन प्राप्त होता है, जो भी विलयन बनेगा, ठीक है, उसका प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे इसे ठंडा करने के लिए अधिक ऊष्मा मुक्त होने लगती है। जब हमने क्वथनांक की बात पढ़ी थी तो हमने उसके अंदर इसे गर्म करने के लिए ऊष्मा दी थी, अब की बार इसके अंदर से ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो इससे ठंडा करने के लिए अधिक ऊष्मा मुक्त होने लगती है तथा इसका ताप, और जब ऊष्मा बाहर निकलेगी तो इसका मतलब इसका जो ताप और हिमांक क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इसे कहा जाता है हिमांक में अवनमन। जैसे क्या होता है, अगर इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे ठंडे प्रदेशों के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे जो है तापमान मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी और नीचे चला जाता है, ठीक है, 0 से भी नीचे चला गया वहाँ। अब वहाँ पे H2O का जो हिमांक है, यानी H2O जमना शुरू हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका मतलब वहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना बहुत कठिन होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो जो उनके पास H2O है उसके अंदर, क्योंकि हमारे पास H2O है, अब उसके H2O के अंदर मिला देते हैं वे इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH कहते हैं इसे, इथाइलिन ग्लाइकोल को CH2OH, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। जब हमने इसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया तो इसके जो कण होंगे वे भी तो इसके अंदर मिलेंगे आगे, ठीक है। जब इसके अंदर वे मिल गए तो पहले तो पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रहा था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन जब हमने इसके अंदर कुछ भी विलय जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दिया, अब जो पानी जो है हमारे पास वो जो है हमारा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमेगा, यानी हिमांक कम हो गया। तो अब ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमेगा, तो इसका मतलब जब हमने कोई भी शुद्ध यानी पानी लिया, कोई भी शुद्ध विलायक यानी जैसे पानी लिया, तो अब जब इसका अंदर हमने इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया तो उसका तापमान और हिमांक जो है उसका और कम हो गया, कितना हो गया, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जो है हम इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है अगर हमें पानी का इस्तेमाल करना है तो हमें वहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाना पड़ता है, जिससे उसका हिमांक जो है कम हो जाता है, और वहाँ पे जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान, मतलब पानी का जो हिमांक है वो इतना हो गया। तो वहाँ पे अगर तापमान थोड़ा बहुत नीचे जाएगा भी तो पानी जो है किस में रहेगा, द्रव अवस्था में, ठीक है। तो वहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो इसका एग्जाम्पल है हिमांक में अवनमन का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन की गणना। तो जैसे हमने हिमांक क्वथनांक में उन्नयन की गणना करी थी वान ठाफ के नियम के अनुसार, ऐसे ही हम हिमांक में अवनमन के अंदर पढ़ेंगे वान ठाफ के अनुसार, ठीक है ना। हम इसकी गणना करेंगे, इसे नोट करो, उसके बाद पढ़ते हैं। चलो हिमांक में अवनमन की गणना करते हैं। तो जैसे क्वथनांक में उन्नयन की गणना की थी वान ठाफ के अनुसार, ऐसे ही हिमांक में अवनमन की गणना करेंगे वान ठाफ के अनुसार। देखो क्या होता है, वान ठाफ के अनुसार, जैसे उसने कहा था कि वान ठाफ के अनुसार, जो वान ठाफ ने कहा था कि क्वथनांक में होने वाला उन्नयन किसके समानुपाती था, मोललता के, बिल्कुल ऐसा ही इसके अंदर है। वान ठाफ के अनुसार हिमांक में होने वाला अवनमन, हिमांक की बात चल रही है ना आपकी बात, तो हिमांक में होने वाला अवनमन यानी कमी किसके समानुपाती, मोललता के। ये भी किसके समानुपाती होगा, मोललता के। न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, वहां मोललता का इस्तेमाल हो जाएगा, मोललता के समानुपाती, मोललता के समानुपाती होता है। तो मोललता के समानुपाती क्या मतलब है, वान ठाफ के हिमांक में ये बताओ कि अगर शुद्ध विलायक की बात करें, शुद्ध विलायक की बात चल रही है, तो शुद्ध विलायक का हिमांक कितना मान लें, T1। शुद्ध विलायक का हिमांक कितना मान लो, T1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये विलायक की बात है अभी, लेकिन जब हम इसके अंदर क्या मिला देंगे, विलय, तो क्या बनेगा, विलयन। तो अब विलयन का हिमांक कितना होगा वो देखो, उसे कितना मान लो, जब विलयन बना कि विलयन का, जब विलयन बना वो विलयन का हिमांक, उसे कितना मान लो, T2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखो कि कौन सा बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा। जब शुद्ध विलायक का हिमांक लिया T1 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हमने उसके अंदर क्या मिला, विलय, तो उसका हिमांक और कम हो गया। जैसे भी एग्जांपल दिया था कि शुद्ध पानी का जो हिमांक रहे कितना रहे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब हमने इसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया था
तो वो और कम हो गया था, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो और कम हो गया था। तो जो पहला वाला होगा शुद्ध विलायक का, जो ग्रेटर देन होगा ना T2 से बड़ा होगा T1। तो यहाँ पे T1 जो है किससे बड़ा होगा, T2 से। तो जब T1 T2 से बड़ा है तो जो हिमांक में अवनमन, यानी कितना हुआ वो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन यानी कितना कम हुआ वो, तो पहले वाले में से क्या घटा दो, दूसरा वाला, क्योंकि पहला वाला बड़ा है इसके अंदर। तो इसे क्या मान लो, डेल्टा टी बराबर T1 माइनस T2। ठीक है, कुछ भी आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में ही। अब इसमें क्या लगा देंगे, 1/2 का नियम। 1/2 के अनुसार हिमांक में होने वाला अवनमन, हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी। ठीक है, अवनमन मोललता के समानुपाती, तो मोललता के क्या है, समानुपाती। बहुत आसान है, मोललता के समानुपाती होता है। अब यहां से क्या होगा, तो डेल्टा टी समानुपाती का क्या हटाओगे, निशान, तो डेल्टा टी बराबर, ठीक है, डेल्टा टी हमने क्या कर दिया, बराबर समानुपाती का जब निशान हटाएंगे तो वहां पे हमने क्या इस्तेमाल करा था, के बी, क्योंकि वहां क्या था, क्वथनांक को क्या कहते हैं, बॉइलिंग, इंग्लिश में बॉइलिंग कहते हैं। तो इस वजह से हमने क्या ले लिया था, बी। जो हमारा हिमांक है उसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग, क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ के लिए एफ इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर, के एफ इंटू मोललता, मोललता। ठीक है, जहां पे केएफ का मतलब है मोलल, लिख लेना कि केएफ इज इक्वल टू मतलब क्या है इसका, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या मतलब है, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, केएफ का मतलब क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो डेल्टा टी बराबर केएफ। मोललता का हमने फार्मूला क्या पढ़ा, मोललता का हमने फार्मूला पढ़ा W/m इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। ठीक है, तो हमारा एक फार्मूला क्या आ गया, ये रहा, डेल्टा टी बराबर KF इंटू W/m इंटू कैपिटल W किलोग्राम। या फिर और क्या कर सकें, क्योंकि हमें पता है n बराबर W/m, तो W/m को हम क्या लिख सकें, n, तो डेल्टा टी बराबर KF इंटू W/m को, ये रहा ना W/m, इसकी जगह क्या लिख देंगे, n, तो n अपॉन कैपिटल W किलोग्राम, n अपॉन कैपिटल W किलोग्राम। तो एक फार्मूला हमारा क्या आ गया, ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक जो आया इसकी परिभाषा बनाएंगे। जैसे मोलल ने स्थिरांक में परिभाषा बनाई थी Kb की, ऐसे ही मोलल अवनमन स्थिरांक किसकी परिभाषा बनाएंगे, Kf की। ठीक है, इसे नोट करो इतने। चलो, मोलल अवनमन स्थिरांक या Kf की परिभाषा पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है मोलल अवनमन स्थिरांक या फिर क्या, Kf की परिभाषा। जैसे मोलल अवनमन स्थिरांक में बनाई थी ऐसे इसमें बनेगी। तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा, डेल्टा टी बराबर KF इंटू मोललता पढ़ा, यानी n अपॉन कैपिटल W किलोग्राम में। विलायक का भार किस में, किलोग्राम में हम लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, फार्मूला, यदि क्या रख दें, n बराबर 1 मोल, ये किसके मोल होते हैं, विलेय के। ठीक है, अवाष्पशील विलेय के। और अगर कैपिटल W, जो हमारा विलायक का भार किलोग्राम में हम ले रहे हैं, अगर हम उसे कितना कर दें, 1 किलोग्राम। ठीक है, तो डेल्टा टी किसके बराबर आएगा तब, तो डेल्टा टी किसके बराबर आएगा, के एफ के। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनी, अगर हम किसी भी शुद्ध विलायक जिसका भार कितना हो, 1 किलोग्राम, उसमें अवाष्पशील विलेय के कितने मोल मिला दें, 1 मोल, तो जितनी भी उसके अंदर हिमांक में अवनमन होगा वो किसके बराबर होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है ना, किसी शुद्ध विलायक के 1 किलोग्राम भार में अवाष्पशील विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील विलेय कितने मोल लिए, 1 मोल,
और 1 किलोग्राम ने क्या लिया, विलायक का भार। विलायक के 1 किलोग्राम भार में अवाष्पशील विलेय के 1 मोल मिलाने पर, 1 मोल हमने उसके अंदर मिलाया, मिलाने पर, तो मिलाने के बाद क्या होगा, तो जितनी भी हिमांक में अवनमन, किसके हिमांक में, विलयन के, तो विलयन के हिमांक में होने वाला अवनमन, अवनमन को क्या कहेंगे, मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो ये क्या बनेगी परिभाषा, मोलल अवनमन स्थिरांक की। अगर अवाष्पशील विलेय के 1 मोल ले लें और विलायक का भार कितना ले लें, 1 किलोग्राम। ठीक है, तो हम इसके अंदर पढ़ रहे थे विलयनों के अणुसंख्यक गुण। ठीक है, और हमने 2 कवर कर लिए हैं। सबसे पहला करा हमने क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा हमने करा मोल क्वथनांक में हिमांक में अवनमन। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तीसरा प्रासरण दाब और उसके बाद वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।